बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्लास 10th 20 अगस्त 2020 को हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारा सिमिलरली रीडिंग टाइप है, इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। बेटा आप लोग ग्लोबल वार्मिंग को समझ चुके हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बतदरीज बढ़ती जा रही है तो इसकी वजह से सनलाइट या हीट कंटेंट की ट्रैपिंग बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत बढ़ रहा है। तो तकरीबन हर साल 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। इट इज़ काजिंग मेजर चेंजेस इन वेदर पैटर्न्स। इसकी वजह से वेदर पैटर्न्स में बड़ी अहम तब्दीलियां आ रही हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं और ऑकरिंग मोर कॉमनली एंड इंटेंसली देन प्रीवियसली, ज़्यादा शिद्दत के साथ और पहले से ज़्यादा गर्मी की शिद्दत होती है या सर्दी की शिद्दत होती है। इट मेल्ट्स ग्लेशियर्स एंड स्नो कैप्स। इसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बर्फानी चोटियाँ पिघल रही हैं। दैट आर इंक्रीजिंग फ्लड रिस्क, जिसकी वजह से सैलाब के ख़तरात बढ़ रहे हैं। एंड इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। सी लेवल इज़ राइजिंग ड्यू टू विच लो लाइंग एरियाज आर लायबल टू बी सबमर्ज्ड। जो सतह समंदर है वो बतदरीज बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो नशेबी इलाके हैं उनके ज़रियाब आने का ख़तरा है। टर्निंग प्रीवियसली पॉपुलेटेड एरियाज नो लॉन्गर हैबिटेबल, के जो आबादी वाले इलाके हैं वो हो सकता है मुस्तकबिल करीब में रहन के काबिल ना रहें। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड एक एयर पोल्यूटेंट है। इसको हिडन एनिमी समझा जाता है क्योंकि ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, इसकी जल्दी पहचान नहीं होती, लेकिन इसकी हेमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग जो होती है वो ऑक्सीजन से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए ये ऑक्सीजन के मुकाबले में जब कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद हो तो वो बाइंड कर जाता है ब्लड के साथ। तो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बजाय कार्बोक्सी ब्लड मिलने लग जाता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स की एफिशिएंसी मुतासर होती है। और अगर ये देर पा रहे सप्लाई जारी तो हत्ता कि मौत भी वाक़ई हो सकती है, वरना इसकी वजह से सरदर्द वगैरह, जिस्म में थकावट, सफोकेशन का बायस, ये सारी अलामात हैं इसकी। उसके बाद डिग्नो में सेकंड पॉइंट देखो, कन्वर्टर के बारे में दिया गया है। ऑटोमोबाइल्स के अंदर जब फ्यूल जलता है तो उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो सकती है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड वगैरह प्रोड्यूस होती हैं जो कि ज़्यादा ख़तरनाक जहरीले मादे हैं। इनको लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में, और नाइट्रोजन मोनो या डाइऑक्साइड को नाइट्रोजन के अंदर तब्दील किया जाता है। इस तरह एक डिवाइस, एक इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली एग्जॉस्ट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कैटालिटिक कन्वर्टर। उसके बाद इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में बताया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड एक लाइफ गैस है। जैसे जानवरों के ज़िंदा रहने के लिए वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, इसी तरह पौधे जो है वो भी एक अहम तरीन बायोलॉजिकल प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो फूड चेन सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसका मतलब मौत वाक़ई हो जाएगी, ज़िंदगी बरकरार नहीं रह सकेगी। उसके बाद सल्फ़र के कंपाउंड्स हैं बेटा। नेचुरली तौर पे सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड्स जो एमिट होते हैं बैक्टीरियल डीके से, ऑर्गेनिक मैटर के, या वोल्केनिक गैसेस की वजह से, फॉरेस्ट फायर्स की वजह से,
लेकिन इसकी कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर के अंदर नेचुरल सोर्सेस के वजह से कम, जबकि जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर या इंडस्ट्रियल यूनिट के अंदर कंबस्शन होती है उसकी वजह से ज़्यादा होती है। तकरीबन 80% सल्फर डाइऑक्साइड कंबस्शन ऑफ कोल की वजह से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जलने की वजह से हासिल होता है। यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई गई है फॉसल फ्यूल जिसमें सल्फर अगर मौजूद है तो जब वो जलता है एनर्जी हासिल करने के लिए आप उसे जलाते हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन होती है और वो सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राईऑक्साइड में तब्दील हो जाता है। वो फिर दोबारा जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मॉइस्चर के साथ, और सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है जो कि एसिड रेन के कंपोनेंट्स हैं। इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? सल्फर डाइऑक्साइड एक कलरलेस गैस है, इरिटेटिंग स्मेल होती है इसकी वजह से दम घुटता है, इरिटेशन होती है, सवेर किस्म के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं। ख़ास तौर पे हमारे वो लोग जो दमे के मरीज़ हैं उनको ये जो है ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। सल्फ़र डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है जो कि बिल्डिंग्स और सरसब्जे को बर्बाद कर देती है। इसकी डिटेल हम इसी चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड की पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे मेजर रीज़न इसकी चूँकि कंबस्शन ऑफ कोल है, तो हमें ज़रूरी है कि हम सल्फ़र फ्री कोल यूज़ करें, कि सल्फ़र को अलग कर लिया जाए तो फिर सल्फ़र के ऑक्साइड्स शामिल नहीं होंगे हवा में। उसके बाद बेटा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स अमूमी तौर पे नाइट्रिक ऑक्साइड में नेचुरली तौर पे पाया जाता है ज़्यादातर। जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है, अगर इनका इलेक्ट्रिक आर के अंदर या जब बिजली चमकती है, आसमानी बिजली, तो उस वक्त इतनी एनर्जी पैदा होती है कि वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में रिएक्शन करवा के नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में उसे तब्दील कर देती है। इसके अलावा इंटरनल कंबस्शन इंजन के अंदर जब फॉसल फ्यूल जलता है तो उससे थर्मल पावर स्टेशन के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर जहाँ पे कोयला ज़्यादा मकदार में जल रहा होता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। नीचे रिएक्शन आपकी बुक में लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान रिएक्शन होगा तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा। इसको नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड क्विकली, बहुत तेज़ी के साथ रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाता है। वो फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बनाता है जो कि एसिड रेन का कंपोनेंट है। हाउ वी शैल डिस्कस लेटर। उसके बाद मिक्सचर ऑफ दीज गैसेज नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड आर रिप्रेजेंटेड एज NOx। ये NOx ही है, आप इसके एब्रीवेशन जो है NOx करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कि NOx से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंटर्स इन द एयर थ्रू ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट के जरिए, एंड चिमनीज के जरिए ऑफ थर्मल पावर स्टेशन, जो थर्मल पावर स्टेशन है उनकी चिमनीज से धुआं निकलने वाले पॉइंट को कहा जाता है, एंड फैक्ट्रीज और फैक्ट्रीज के। इट इरिटेट्स ब्रीथिंग पैसेज, ये हमारी हवा की नाली को जो है डिस्टर्ब करता है, इरिटेट करता है। दीज ऑक्साइड फॉर्म नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड बनाते हैं कंबाइनिंग विद वाटर वेपर्स इन एयर, जो हवा में वाटर वेपर्स होते हैं उनके साथ कंबाइन होकर। नाइट्रिक एसिड एक कंपोनेंट है एसिड रेन का, लेकिन इस एसिड रेन वाले टॉपिक में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेटा टेस्ट योरसेल्फ 14.2 आप लोगों ने खुद करनी है, अगर ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। उसके बाद रोल ऑफ गवर्नमेंट टू कंट्रोल पोल्यूशन, ये भी आप लोगों ने खुद करना है, अगर ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। उसके बाद एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट है, ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।